हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, SSC GD के लिए हम लोग जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। उसी क्रम में ये जीके का प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। इसमें जीके प्लस करंट अफेयर जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। 20 क्वेश्चन, जैसा कि आप सबको पता ही है, पूछे जाएंगे। तो उसी क्रम में 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है जीके का। और इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो देख लेना, और देख चुके हैं तो उसका समय समय पर रिविजन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। तो बात हो रही प्रथम विश्व युद्ध की। तो आपको ध्यान रखना कि प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो 1914 से लेकर 1919 तक चलता है। इस चीज को पहले तो ध्यान रखना आपको। पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से 1919 चलता है, और आप सबको पता है कि दूसरा भी विश्व युद्ध हुआ था तो वो 1939 से लेकर 45 तक चलता है। ये पहले दोनों बातें ध्यान रखना। 1914 से 1919 पहला विश्व युद्ध, और दूसरा 1939 से लेकर 45 तक चलेगा। फिर बात करें किस संधि के साथ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा वार्साई की संधि। वार्साई के बारे में आपको ध्यान रखना, पोलैंड की कैपिटल है। वार्साई क्या है? पोलैंड की राजधानी है वार्साई। और उसके बाद अगर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ताशकंद लिखा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ताशकंद के बारे में ध्यान रखना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, जिसको ताशकंद संधि या ताशकंद समझौता की तरह से जानते हैं। और अगर पूछे कब हुआ तो 1966 में हुआ था। 1966, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ताशकंद जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक संधि होती है, जो कि कब होती है? 1966 में होती है। तो ये 1966 हो जाएगा इसका सही जवाब ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले लिखा, बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे। तो तुझके बाबरी नाम के जो संस्मरण थे, संस्मरण क्या होते हैं? जो स्मृति के आधार पर लिखे जाते हैं। मतलब जब घटनाएं चल रही हो उस आधार पर नहीं। जैसे बहुत सारी, जैसे आपको अपने जीवन के बारे में कुछ स्मृति जो आपको ध्यान हो, उसके आधार पर बहुत सारी बातें आप लिख दें, उसको संस्मरण बोला जाता है। तो ये पूछ रहा है कि बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे, ये क्वेश्चन बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर 22 है, क्वेश्चन 22, उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तुर्की भाषा में हो जाएगा। जो तुझके बाबरी है वो कौन सी भाषा में हो जाएगा? तुर्की भाषा में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। और यहाँ पे जो फारसी लिखा है, ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि जो मुगलों की राजकीय भाषा थी, है ना, फारसी के बारे में पूछता है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी इसका आंसर होता है। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? कब की बात चल रही है? ब्रिटिश काल की बात चल रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी, आपको यह बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और बाकी डलहौजी के बारे में ध्यान रखना, इनको जो है भारत में रेल की बात चल रही है। रेल, डाक, तार, इन सारी चीजों का जनक कहा जाता है। और डलहौजी को आप जानते होंगे, इन्होंने हड़प नीति चलाई थी। हड़प नीति, है ना। तो डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी। रेल, डाक, तार आदि सबका जनक कहा जाता है। और कॉर्नवालिस को कैसे जानते हैं हम लोग? इनको स्थायी बंदोबस्त के लिए हम लोग जानते हैं। स्थायी बंदोबस्त आपसे पूछेगा, स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? स्थायी, है ना। तो अगर आपसे पूछे स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे। और इसी के साथ अगर आपसे पूछे सिविल सर्विस जो इंडिया में लॉन्च की गई थी, वो किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी? तो कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो स्थायी बंदोबस्त और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो इन बातों को ध्यान रखना। डलहौजी के बारे में बात चल रही थी, तो इनको रेल, डाक, तार और क्या है, हड़प नीति का स्टार्ट करने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था, ये बताना है। तो सूरत को कितनी बार लूटा था? तो शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। फ्रेंड्स, शिवाजी का जो जन्म है वो होता है आपका शिवनेर के दुर्ग में होता है। इनका नाम कई बार पूछ लेता है, शिवनेर, है ना। तो जो शिवाजी का जन्म होता है कहाँ पे होता है? शिवनेर के दुर्ग या किले में होता है। और इनका जो राज्य अभिषेक होता है वो होता है रायगढ़ के किले में। रायगढ़ के किले में। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। देखो, राज्य अभिषेक रायगढ़ में होता है। राज्य अभिषेक कहाँ होता है? रायगढ़ में। और शिवनेर दुर्ग में क्या होता है? इनका जो जन्म होता है, अगर बात करें जन्म होता कब है, तो 1630 में होता है। ये डेट भी पूछी जाती है। 1630 में शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म होता है। और रायगढ़ में फ्रेंड्स 1674 में 74 में 1674 में इनका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। तो आपसे पूछेगा शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, तो आप बोलेंगे 1674। फिर जो है शिवाजी को कुछ और कारणों से जाना जाता है, जैसे इन्होंने सरदेशमुखी नाम का, सरदेशमुखी, है ना, सरदेशमुखी नाम का इन्होंने क्या चलाया था? एक टैक्स चलाया था, सरदेशमुखी।
और उसके अलावा जो है गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाने जाते थे, गोरिल्ला युद्ध करते थे। गोरिल्ला एक प्रकार का युद्ध था जो कि कई सारी टुकड़ियों को अलग अलग जगह पर छिपा कर किया करते थे, तो गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते शिवाजी। और किसके लिए? सरदेशमुखी नाम का इन्होंने टैक्स लॉन्च किया था, टैक्स चलाया था, कर, एक प्रकार की कर की व्यवस्था स्टार्ट की थी। तो पूछ रहा है सूरत को कितनी बार लूटा? तो 2 बार लूटा है। आसान से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला 25 क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? इसके बारे में बताना है कि भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में फ्रेंड्स आपकी 22 भाषाएं हैं। और अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची से संबंधित मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है, ट्रिकी वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, प्लीज आप लोग देख लेना उसको। तो इससे संबंधित जो भी संशोधन होते हैं, पहले प्रारंभ में कितनी यहाँ पे भाषाएं थी, 22 कब हो गई, कैसे हो गई, कौन से संविधान संशोधन हुए, एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक हैव कंप्लीट ऑन माय वीडियो। ओके, तो आप प्लीज विजिट कीजिए, उसको देख लीजिए एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रिकी वीडियो है, बहुत मजा आएगी ना। तो 8वीं अनुसूची में फिलहाल 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया, आपको बताना है। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 167 जो आर्टिकल है, 167 आर्टिकल है, उसमें मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख किया गया। और जो मुख्यमंत्री होता है वो कौन होता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगर फ्रेंड्स पूछे विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री। और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को बोलते हैं प्रधानमंत्री। ओके, तो इसको ध्यान रखना। बात कर रहे हैं विधानसभा की, विधानसभा ना, तो विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो विधानसभा कौन से आर्टिकल में? 170 नंबर आर्टिकल में विधानसभा है। और 171 में आप देखेंगे यहाँ पे 170 में हो जाएगा विधानसभा, और 169 में हो जाएगा विधान परिषद। और अगर 168 की बात करें तो यहाँ पे विधान मंडल हो जाएगा, विधान मंडल 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, ध्यान रखना। 167 में जो है मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? मतलब कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? आपसे पूछ रहा है सबसे लंबी तट रेखा, आपको बताना कौन से राज्य की हो जाएगी। तो सबसे लंबी तट रेखा आप सबको पता होगा, काफी आसान, गुजरात राज्य हो जाएगा। और गोवा की सबसे छोटी हो जाएगी ना, गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, गोवा की सबसे छोटी, इतना सा आपको ध्यान रखना है। और बात करें तो जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर 2 पे लिखा है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है ना, इसकी दूसरी सबसे लंबी अगर आपसे पूछे तो किसकी हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। पहली सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की, और 1600 किलोमीटर की, ध्यान रखना 1600 किलोमीटर की, ये भी पूछता है। तो गुजरात की सबसे लंबी है 1600 किलोमीटर की तट रेखा हो जाएगी ना। ओके जी, हम बात करें तो गोवा की, कि गोवा की क्या है बताओ? सबसे छोटी है। तो गोवा के बारे में कई सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, बता दे रहा हूं आपको। गोवा के बारे में जैसे पूछता है कि एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी कि आर्टिकल 44 की बात कर रहे हैं, एक समान नागरिक संहिता, गोवा राज्य हो जाएगा। और यहाँ पे एक बड़ा पूछता है दूध सागर बांध, आपसे बड़ा पूछता है दूध सागर बांध, है ना, दूध सागर बांध पूछता है कि कौन से राज्य में है? तो गोवा राज्य में है। और इसको ध्यान रखना, गोवा राज्य में दूध सागर बांध जो है आपको ध्यान रखना, बड़ा पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में, और ये कौन सी नदी पे अगर ये पूछा है तो मांडवी नदी पर, है ना, मांडवी नदी पर दूध सागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट आपको बताना कौन से राज्य में पाई जाती है। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर केरल। और लेटेराइट की अगर फ्रेंड्स बात करें, लेटेराइट, तो लेटेराइट जो हो जाएगी ये कहवा, और उसके बाद आपका हो जाएगा चाय, और कहीं ना कहीं कॉफी के लिए, चाय, कॉफी और काजू, है ना, क्या हो जाएगा? काजू। इन तीनों के उत्पादन के लिए भी काफी अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अगर आपसे ये कभी पूछे कि बताओ चाय उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी। और अगर यहीं पे हम लोग मिट्टी की बात करें, अब देखो आप याद भी कर सकते हो, चाय, कॉफी और काजू। तो भाई चाय और कॉफी अगर आपको मिलेगी तो आपको काजू मिल जाए तले हुए, बढ़िया फ्राई किए हुए, तो मजा ही आ जाएगी ना। तो और ठंडी का महीना भी और भी मजा आ जाएगी। तो लेटेराइट आपको कैसे याद रखना है कि जब आप लेटे रहोगे तब आपको चाय कॉफी मिल जाए, लेटे लेटे बढ़िया बिस्तर पे लेटे रहो, बस आराम से आ जाए, वाह वाह, मजा आ गई ना। तो बिल्कुल उसी तरह से तो आपको बस याद आ जाएगा कि भाई जब लेटे रहोगे तो चाय, कॉफी और क्या चाहिए आपको? काजू चाहिए। तो लेटे मतलब लेटेराइट, तो लेटेराइट में चाय, कॉफी और काजू आराम से आपको मिल जाएंगे ना। मिट्टी की बात करें तो आपको याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में याद रखना है। जो जलोढ़ मिट्टी है उसके बारे में क्या ध्यान रखना है आपको? तो जो फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ज्यादा जो है व्यापक क्षेत्र में, अगर आपसे पूछे भारत में सबसे व्यापक मिट्टी कौन सी है,
ज्यादातर एरिया पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो आप बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। और जलोढ़ मिट्टी अगर पूछे परसेंटेज में तो लगभग 43% पे जो है इंडिया का 43% एरिया कवर करता है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। तो जो बांगर होती है इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़, और जो खादर होती है इसको क्या बोलते हैं, नई जलोढ़ की तरह से जाना जाता है। फिर से देख लेंगे, खादर को नई जलोढ़ बोलते हैं, नई है ना, न्यू, और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इन सारी बातों को ध्यान रखना, पूछे जाते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है धान वगैरह की खेती अच्छी होती है ना। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बादल फटने से क्या अभिप्राय है? बादल फटने का क्या मतलब होता है, आपको ये बताना बताएंगे। कृत्रिम बारिश का निर्माण, आसमान में बिखरे हुए बादलों की मौजूदगी, मेघाच्छादन मौसम में फसल के बीज बिखराना, या भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से बारिश होना। तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन देख के आप आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बादल फटने का मतलब। अगला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ग्रामीण आजीविका पार्क, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य। ग्रामीण आजीविका पार्क कौन स्टार्ट करेगा, कौन स्थापित करेगा? छत्तीसगढ़ राज्य करेंगे। भैया देखो, ये है ग्रामीण, और ग्रामीण में आजीविका के लिए मतलब जो है अपना जीवन गुजारने के लिए 36 प्रकार के काम करने पड़ते हैं। 36 प्रकार के कार्य, बस ऐसे करके याद रखना कि गांव में जो है ग्रामीण आजीविका के लिए कितने काम करने पड़ते हैं, 36 काम। भाई शहर में तो आदमी बस जॉब कर लेगा, एक काम चल जाएगा उसका, लेकिन गांव में जीवन जीने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 36 काम करना पड़ेगा। ग्रामीण आजीविका छत्तीसगढ़। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 31, गैमेक्सन का नाम क्या है? गैमेक्सन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। गैमेक्सन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। 31 क्वेश्चन हो गया। 32 देखेंगे, गन्ने की जो लाल सड़न किसके कारण होती है? आपको बताना है कि जो लाल सड़न नाम का रोग होता है, एक्चुअली यहाँ पे संधान साड़ंध लिखा है, एक्चुअली वही है लाल सड़न। आप समझ लेना इसको कि गन्ने की जो लाल सड़न नाम का रोग होता है, लाल सड़न होती है, वो किसके कारण होती है आपको ये बताना है। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलेट्रोट्राइम फैलकेटम। ये जो है नाम है इसका, देख लेंगे गन्ना का लाल सड़न किसके कारण होता है। तो आप देख लेना, का से स्टार्ट हो रहा, बाकी कोई होता नहीं, तो आप इतने से भी कलेक्टर करके कुछ याद कर लेना, कलेक्टर करके ना, तो गन्ने में लाल सड़न कुछ कलेक्टर करके याद कर लेना ना। फैलकेटम, फैलकेटम, फैल जाता है ना, गन्ने में फैल जाता है, फैलकेटम, बस समझ लेना, गन्ने का लाल सड़न। अगला देखेंगे, हाँ जी, कह रहे हैं उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो पहली बात तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जो बनने वाले प्रश्न हैं अगर हम लोग पूछे तो जैसे कहता है कि हीरे का चमकना किसके कारण होता है? हीरे का चमकना, टूटे हुए शीशे का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद कहता है कि जो मृग मरीचिका बनती है, मृग मरीचिका क्या होती है? जब रेगिस्तान में कई बार आप देखते हो, गर्मियों में रोडों पर भी देखते हो कि ऐसे लगता है कि पानी भरा हुआ है लेकिन भरा नहीं होता है, तो उसे मृग मरीचिका बोलते हैं। तो मृग मरीचिका किसके कारण बनती है? वो भी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण बनती है। उसके बाद आपसे पूछता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है यानी प्रकाशी तंतु होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर के चमकने का कारण क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु। तो प्रकाशीय तंतु जो होता है वो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कब जो है पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है, तो आपको ये बताना है। तो 33 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पानी से होकर जब कांच में जाएगी प्रकाश की तरंग, तो वहां पर पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब पानी से होकर कांच में जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? आपको ये बताना। पारिस्थितिकी तंत्र है ना, तो पारिस्थितिकी तंत्र काफी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। 34 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एजी टेंसले हो जाएंगे। एजी टेंसले है ना, टेंशन ले। ये अगर कोई परिस्थिति की चिंता करेगा, एनवायरनमेंट की चिंता करेगा, तो वो तो टेंशन ले लेगा। टेंशन तो ले लेगा ना, कितना पोल्यूशन हो गया भाई, वाह, है ना। तो आप देखोगे इतना टेंशन हो गया है, इतना पोल्यूशन हो गया कि टेंशन में आ जाओगे, तो टेंसले, बस ध्यान रखना। एजी टेंसले, परिस्थिति तंत्र शब्द जो शब्दावली है इसको किसने दिया? तो एजी टेंसले ने दिया था ना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर लिखा है कि वैट किस पर लगाया जाता है? आपको बताना वैट। तो वैट क्या होता है? वैट होता है एक प्रकार का टैक्स होता है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स। तो वैट जो होता है फ्रेंड्स वो किस पर लगाया जाएगा? तो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर आपको बताना है। अंतिम चरण पर होगा क्या? 35 देखेंगे। 35 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में, है ना।
वैट किस पर लगाया जाएगा? उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 36, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय आय की परिकल्पना की बात कर रहे हैं कि जो इसको मतलब एक तरह से मापने का जो जुगाड़ है उसकी बात चल रही है कि राष्ट्रीय आय को जो मापा जाता है वो एक तरीका को छोड़ के बाकी सबसे किया जाता है। आपको बताना है, फिर से पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर, मतलब एक को छोड़कर बाकी सभी तरीकों से होता है। तो बस आपको वो वाला बताना है जो तरीका नहीं अपनाया जाता है। तो कौन सा तरीका है जो नहीं अपनाया जाता उसको देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी प्रकार की बचत का योग। जो सभी प्रकार की बचत का योग है, इस तरीके से आप राष्ट्रीय आय की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। सभी प्रकार की आय के योग से कर सकते हैं, सभी प्रकार के निर्गत यानी कि जो निर्गत है उसके योग से कर सकते हैं, और सभी प्रकार के व्यय से कर सकते हैं, मतलब बचत से नहीं कर सकते। ध्यान रखना, सभी प्रकार के बचत से राष्ट्रीय आय की परिकल्पना नहीं हो पाएगी। ध्यान रखना, बचत से नहीं होगी, बाकी सबसे हो जाएगी। अगला देखेंगे, हाल ही में बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है बीज का वितरण करेगा। आपको बताना है कौन सा ऐसा पहला राज्य हो जाएगा। 37 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, झारखंड राज्य इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका झारखंड राज्य। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बीज वितरण का काम करेगा झारखंड राज्य, समझ के रखना, झारखंड। अगला क्वेश्चन लिखा है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है ना, उनका आपको बताना है कि 2022 का जो सम्मेलन हुआ, जो समिट हुई है, वो कहाँ पे हुई है? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा लिस्बन। लिस्बन जो हो जाएगा, लिस्बन में होगा, ध्यान रखना, लिस्बन। तो समझ लेना, वन, यहाँ पे वन आ रहा है ना, वन, तो वन से आप समझ जाना कि वन है, वहीं पे कुछ महासागर है, वन और महासागर, लिस्बन, लिस्बन ना, बस ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा। आखिरी के दो क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। 38 हो गया, 39 और 40, बस दो क्वेश्चन और बचे हैं। आपको बताना है डीटीपी का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो 39 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसका ए हो जाएगा ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में, जस्ट इसको छोटा करते हैं और छोटा, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है आपको ये बताना है। रैम का प्रयोग, तो 40 जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। यह परिवर्तनशील होता है ना, तो ये वोलाटाइल होता है। जो रैम मेमोरी होती है वो कैसी होती है? वोलाटाइल होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। ध्यान रखना, ये भी पूछता है, रैम कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, परिवर्तनशील होती है। ठीक है, तो ये था एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।